हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्राची पांचाल। मेरा टॉपिक है प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। मैं आपको आज प्राचीन भारत पर विदेशी आगमन के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले भूमिका की बात कर लेते हैं। किसी भी टॉपिक को जानने के लिए उसकी भूमिका का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल समाप्त हो जाता है तो भारत में जो राजनीतिक स्थितियां थीं वो लगभग उथल पुथल थीं। भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे जिनका अपना अपना राजा होता था और ये सभी राजा अपने अपने राज्य को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। इसी समय भारत में ये जो बिहार का क्षेत्र है यहाँ पर मगध साम्राज्य की शुरुआत होती है और ये बिहार के क्षेत्र में स्थित था। लेकिन अगर हम भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो ये काफ़ी अराजक स्थिति में था। यहाँ पर कोई भी मजबूत शासन नहीं था और यहाँ पर कोई भी मजबूत राज्य नहीं था। आक्रमण की बात करें तो चाहे वह यूनानी हो, चाहे वह ईरानी हो और चाहे मध्यकालीन भारत के मुगल हों, सभी इसी रास्ते से भारत में प्रवेश कर सकते थे। मौर्य साम्राज्य के पहले की बात करें तो भारत में कुल 2 महत्वपूर्ण आगमन देखने को मिलते हैं। पहला है ईरानी आक्रमण, दूसरा है यूनानी आक्रमण। ईरानी आक्रमण की बात करते हैं तो भारत में सर्वप्रथम हकमनी वंश का आगमन हुआ जिसके संस्थापक ईरान में ही साइरस सेकंड थे जिन्होंने 558 बीसी से 529 बीसी तक शासन किया। उसने ईरान के क्षेत्र से भारत में अपना प्रभाव बनाने का प्रयास किया क्योंकि वह बहुत अच्छे से जानता था कि भारत की इस पश्चिमी सीमा पर कोई भी मजबूत शासन नहीं है, ना ही कोई मजबूत राज्य है। इसी का फ़ायदा उठाकर उसने आक्रमण किया। लेकिन हालांकि साइरस सेकंड जो था वह सफल नहीं रहा और सीमा प्रांत से ही वापस लौट गया। अब अगर हम प्रथम सफल आक्रमणकारी की बात करें तो डेरियस प्रथम का जिक्र मिलता है। इन्हें इतिहास में दारा फर्स्ट भी कहा गया। इसने भारत के इस पश्चिमी क्षेत्र में गांधार को 516 ईस्वी में जीतकर इस पर अपना अधिकार स्थापित किया और यह उसका 20वां प्रांत था। इतिहास में कहा जाता है कि डेरियस प्रथम में कुल 23 प्रांत बनाए थे जिनमें से एक प्रांत भारत का ये पश्चिमी क्षेत्र था जिसे 20वां प्रांत कहा गया। उसके बाद इतिहास में ईरानियों की बात करें तो क्षयार्स या जरक्सीज का पता चलता है। ये दारा फर्स्ट का पुत्र था जिसे यूनानियों ने पराजित कर दिया था। इसके बाद की बात करें तो दारा थर्ड का जिक्र मिलता है और ये पारसियों का अंतिम सम्राट कहा गया और इसे सिकंदर ने गागवेला के युद्ध में पराजित कर दिया। इसके बाद बात करते हैं कि ईरानियों के आगमन का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे बड़ा प्रभाव तो भारत की कला एवं संस्कृति पर पड़ा। ईरानियों की एक लिपि हुआ करती थी जिसे अरमाइक लिपि कहा गया और इसी लिपि से भारत में खरोष्ठी लिपि का प्रचार प्रसार हुआ। और इससे पहले की बात करें तो भारत में ब्राह्मी लिपि चल रही थी। तो ये ब्राह्मी लिपि, अरमाइक लिपि और खरोष्ठी लिपि, इन तीनों लिपि का वर्णन अशोक के शिलालेखों में देखने को मिलता है। दूसरे प्रभाव की बात करें तो स्तंभ, अशोक ने कई स्तंभ बनवाए थे जिसमें से एक महत्वपूर्ण स्तंभ था जिसे सारनाथ स्तंभ कहा गया और जिसे भारत अपने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में प्रयोग करता है। तो भारतीयों ने ये स्तंभ बनाने की कला भी ईरानियों से ही सीखी थी। तीसरी अगर बात करें तो भारत और ईरानियों के मध्य व्यापारिक मार्गों की खोज हुई जिससे व्यापार होने लगा। अब इसके बाद क्या होता है कि ईरान में ही ईरानियों का पतन होना शुरू हो जाता है और जिसके कारण भारत में भी ईरानियों का पतन हो जाता है। इसके बाद आक्रमण की बात करें तो दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण यूनानी आक्रमण देखने को मिलता है। फिलिप द्वितीय एक शासक हुआ करता था जो मकदूनिया का शासक था और ये 359 बीसी में मकदूनिया का शासक बनता है और इसकी हत्या 329 बीसी में कर दी जाती है। इसके बाद इसका पुत्र सिकंदर, जिसे हम लोग अलेक्जेंडर के नाम से भी जानते हैं, वह 20 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठता है। उसने भारत के बारे में बहुत सुना था तो वह कोशिश करता है कि हम भारत को विजित कर पाएं और कहा जाता है कि सिकंदर ने कुल
20% भाग अपने अधिकार में कर लिया था या उसको जीत लिया था। तो सिकंदर ने 326 BC में भारत पर आक्रमण कर दिया। अब इनके आक्रमण की बात करें तो पहला आक्रमण उसने सिंधु नदी पर किया था। सिंधु और झेलम नदी के मध्य तक्षशिला पर किया था। तक्षशिला एक क्षेत्र का नाम था जहाँ के राजा आम्बी हुआ करते थे। राजा आम्बी ने इसकी शक्तिशाली सेना को देखकर और सिकंदर की शक्ति को देखकर अपना आत्मसमर्पण कर दिया और सिकंदर ने इस प्रकार तक्षशिला पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। उसके बाद की बात करें तो सिकंदर ने झेलम नदी पर राजा पुरस के साथ बहुत भीषण युद्ध होता है, जिसे बितस्ता का युद्ध या हाइडेस्पीस का युद्ध भी कहा जाता है। वहाँ पर सिकंदर ने जब राजा पुरस को पराजित किया तो उसने पूछा कि वह उसके साथ कैसा व्यवहार करें। तो राजा पुरस ने कहा कि सिकंदर, आप मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। और सिकंदर काफ़ी शक्तिशाली हुआ करता था और इस बात से खुश होकर सिकंदर ने उससे मित्रता कर ली और उसका राज्य उसे सौंप दिया। और इस प्रकार सिकंदर की सेना अब भारत की ओर आगे बढ़ने लगती है। लेकिन यहाँ पर एक कठ जाति हुआ करती थी जहाँ सिकंदर की बढ़त हो जाती है और सिकंदर की जो शक्ति है वो कमज़ोर पड़ जाती है। तो उनकी सहायता के लिए राजा पुरस आते हैं और इस प्रकार इस कट जातियों से उनकी विजय हो जाती है। लेकिन यहाँ पर उनकी सेना काफ़ी थक चुकी थी और वह अपने यूनान में वापस लौटना चाह रही थी। तो वह उनकी जब सेना चली जाती है तो पता चलता है उस समय यहाँ पर मगध साम्राज्य चल रहा था और यहाँ पर नंद वंश चल रहा था। और इस नंद वंश का जो राजा था वो धनानंद था, वो काफ़ी क्रूर हुआ करता था, लेकिन इनकी बहुत विशाल सेना थी। तो सिकंदर ये देखकर 325 BC में वापस लौट जाता है और 325 BC में ही बेबीलोन सीरिया में उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद अगर बात करें कि यूनानियों के आगमन का भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो भारत में जो गांधार शैली आई है उसका विकास यहीं पर हुआ और प्राचीन जो यूरोप था उसको प्राचीन भारत आने का अवसर प्राप्त हुआ। और अगर बात करें तो मुद्रा निर्माण की जो कला है वो भी भारतीयों ने यूनानियों से ही सीखी थी और जो उलूक सिक्के हैं उसका अच्छा उदाहरण भी यहीं से देखने को मिलता है। थैंक यू। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।